जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने ग्रुप डी की तैयारी कैसे की। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो पिछली बार ग्रुप डी था उसको मैंने क्लियर किया था और फाइनल सिलेक्शन लिया था। जो मेरे मार्क्स बन रहे थे वो नॉर्मलाइज मार्क 71 थे। तो इसी तरीके से इस बार भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को अभी से तैयारी करनी होगी। आज हम पूरे एक एक विषय पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने ग्रुप डी की तैयारी कैसे की, कौन सी बुक से पढ़ा, किस टीचर से पढ़ा, और एग्जाम कब तक होगा, और एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करें, और टेस्ट कितने कहाँ से, और क्या इंपॉर्टेंस है टेस्ट की, हर एक चीज़ों पर बात कर रहे होंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि मैंने ग्रुप डी की तैयारी कैसे की। देखिए, पिछली बार जब ग्रुप डी का एग्जाम था उसी समय मेरा लेखपाल का भी एग्जाम लगा हुआ था, तो मुझे एक साथ दो तैयारी करनी थी। तो लेखपाल का एग्जाम पहले था, तो लगभग लेखपाल और ग्रुप डी में मुझे 1-1.5 महीने का ही समय मिल पाया था। लेकिन उससे पहले भी मैंने तैयारी की थी और तैयारी कर रहा था, तो मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए थे, उन्हीं को बार बार रिवीजन किया था। और मैंने साइंस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि मैथ रीजनिंग पहले से ही अच्छी थी और काफ़ी अच्छा मार्क्स उसमें ले आते थे। साइंस पे ज़्यादा फोकस रखा था, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको लगेगा आता तो है पर वो गलत हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत होती है। आपको 25 के 25 लगेंगे कि अरे 2500 आ रहे हैं, लेकिन समस्या आ जाती है कि वो गलत बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए साइंस पे ज़्यादा मैंने फोकस किया था। तो उसके बाद बात कर लेते हैं मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। देखिए, मैथ की बात करूँ तो मैथ में यूट्यूब पे ऐसी वक्त प्रैक्टिस खोज लेता था कि अगर मुझे परसेंटेज की प्रैक्टिस करनी है कि परसेंटेज, और कोई भी टीचर का आ जाए वीडियो, मुझे कोई उससे मतलब नहीं, बस मैं प्रैक्टिस शुरू कर देता था। उसके बाद फिर अगली बार अगर प्रॉफिट लॉस करना है तो प्रॉफिट लॉस की, जब तक उसके 3-4 वीडियो प्रॉफिट लॉस के या परसेंटेज के हर एक चैप्टर के लगा नहीं लेता था पर डे, तब तक अपनी प्रैक्टिस बंद नहीं करता था। तो अगर एक वीडियो में मुझे 20-25 भी क्वेश्चन मिल जाते थे ना, एक ही केवल टॉपिक के, अगर 3-4 वीडियो देखे तो लगभग आप खुद समझ लीजिए कि हर एक टाइप कवर हो जाता था। तो ऐसे रिवीजन हो जाता था डेली एक चैप्टर का। और मैथ ऐसी चीज़ है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्कोर आपको ला के देगी। उसके बाद जो रीजनिंग थी, रीजनिंग के लिए मैंने पीयूष वरसाने सर की जो बुक थी बस उसी को पढ़ लेता था, बार बार उसी को रिवाइज करता था, उसी से प्रश्न लगा लेता था। और जब मॉक टेस्ट देता था तो मॉक टेस्ट में 25 प्रश्न का उनका आराम से प्रैक्टिस भी हो जाती थी। तो डेली एक मॉक टेस्ट देता था। मॉक टेस्ट जब आएगा तो मैं पूरा एक डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद साइंस के लिए, देखिए भाई, मैंने साइंस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, और एनसीईआरटी के साथ साथ जो लूसेंट की बुक आती है उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी था। साथ ही यूट्यूब पर अगर कोई प्रैक्टिस चल रही होती थी तो वो भी कर लेता था, लेकिन वो भी 2x की मोड पे करता था कि मुझे ये पता चल जाए कि ये प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा तो इसका राइट आंसर क्या है और कैसे लगेगा, बस इतना ही देखता था और जल्दी से फिनिश कर देता, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी यूट्यूब पे नहीं देना था, अपने नोट्स पे बिलीव करना था, नोट्स को पढ़ना था। और उसके बाद जीके की बात करूँ, भाई जीके भी लूसेंट से ही पढ़ी थी। बाकी करंट के लिए, तो करंट के लिए आप कोई भी पत्रिका ले सकते हो, और करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट नहीं पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए केवल 90 प्रश्नों को लेके जा रहे हैं, आप 100 पे नहीं जा रहे हैं। और कभी भी अधूरी तैयारी के साथ किसी भी एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, करंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, भले ही उसको केवल पढ़ते रहें। जब लास्ट समय आएगा एग्जाम के टाइम पे तो आपकी तैयारी फिर और अच्छी हो जाएगी। आप एक बार देख लेंगे करंट को तो बस उतने से ही पर्याप्त, आप 10 में से 5-6 आराम से इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अभी पढ़ते जाइए, डेली डेली जो भी न्यूज आती है, या अगर आपके पास न्यूज़पेपर आता हो तो देख लिया करिए क्या चेंजमेंट हुआ और कहाँ कहाँ बदलाव हुए, क्या ऐसी घटनाएं हुई। जो घटना हो उससे रिलेटेड टॉपिक भी पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आपको करंट की भी तैयारी करनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं किस टीचर से तैयारी की। देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने कोई भी टीचर को ऐसे नहीं पकड़ा है, लेकिन हाँ, जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था उस समय मैंने गगन प्रताप सर से मैथ पढ़ी थी, क्योंकि एसएससी भी टारगेट था हमारा। तो उस समय गगन प्रताप सर से मैथ पढ़ी थी, तो मैथ वहाँ से पढ़ ली थी, रीजनिंग बुक से और यूट्यूब से कर लिया था। और साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी भी थी, और साथ में कुछ प्रैक्टिस भी हो जाती थी लूसेंट वाली बुक से, या और भी जितनी ऑब्जेक्टिव बुक है यहाँ से मैं प्रैक्टिस कर लेता था। तो इतना मैंने इस तरीके से तैयारी की थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एग्जाम कब होगा, देखिए एग्जाम ये आपका अगस्त या सितंबर इसके आसपास ही होना है, अगस्त या सितंबर। इससे पहले एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अभी तो 23 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन है। उसके बाद फिर एएलपी कुछ रिजल्ट आएंगे। फरवरी में रेलवे ने कोई पेपर नहीं कराया है। फिर मेंस लगे होंगे, जहाँ एएलपी का होगा, एनटीपीसी का होगा, एनटीपीसी का प्री भी होना है, काफ़ी एग्जाम लगे हुए हैं। तो अगस्त और सितंबर के पहले इसका पेपर हो पाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं पे अगर अभी से बात करें तो आपके पास काफ़ी समय है। अभी तो आप खुद देख लीजिए, जनवरी चल रहा है और 6 महीने का
6 मंथ के ऊपर अभी भी समय बाकी है। अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे ना तो आप एक अच्छे लेवल पर तैयारी कर लेंगे, क्योंकि 6 महीना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे आपने कोई भी जैसे साइंस की बुक शुरू की पढ़ना, साइंस की बुक शुरू की तो साइंस की बुक पढ़ते रहते हैं और उसी पे रिवाइज करते रहते हैं। लेकिन मैं क्या करता था, अगर मैंने कोई चैप्टर साइंस का उठाया तो उसमें मैं देखता था कि ऐसी कौन सी चीज़ है, अगर मैं 4-5 दिन ना पढूं तो मैं भूल जाता हूँ या मुझे कन्फ्यूजन आ जाती है, तो मैं उसको एक नोट्स पे लिख लेता था। और ऐसे मैंने हर एक चैप्टर की पकड़ बना ली थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है। मतलब अगर आप कुछ दिन रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हो तो समझ लीजिए आप वो पॉइंट उठा लीजिए जो आप भूल जाते थे, जहाँ पे डाउट हो जाते थे, तो आपकी पूरी चीज़ रिवाइज हो जाएगी। और ये कब काम आएगा, जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे। क्योंकि जैसे मान लो कल एग्जाम है आपका या परसों एग्जाम है आपका, 2 दिन बचा है। अब 2 दिन में पूरी साइंस खत्म करना, पूरी मैथ खत्म करना, पूरी रीजनिंग खत्म करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, शॉर्ट नोट्स। अगर ये आपके ऐसे शॉर्ट नोट्स होंगे जहाँ पे आप अटक जाते हो, फंस जाते हो, तो भाई उनको आप जल्दी से रिवाइज कर लोगे। और यही मैंने मैथ में भी किया था और यही मैंने रीजनिंग में किया था। क्योंकि अगर मान लो लास्ट दिन आया तो मैंने क्या किया, सारे वो उठाए शॉर्ट नोट्स और पूरे एक बार में रिवाइज कर डाले। पूरी की पूरी साइंस रिवाइज हो गई, पूरी की पूरी मैथ रिवाइज हो गई, पूरी की पूरी रीजनिंग रिवाइज हो गई। ये मैंने किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से कर लेंगे ना तो आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट कितने, कहाँ से और क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से बच्चों को देखा है मैंने कि टेस्ट नहीं देते हैं, और वो ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट नहीं दे पाते। जैसे मान लो कि एग्जाम 1 महीने बाद है, अब वो बच्चा अपनी तैयारी करे कि टेस्ट दे। इसीलिए आप अगर पहले से तैयारी करेंगे ना, जब लास्ट का 1 महीना आएगा तो आपके पास बचेगा क्या, रिवीजन कर लो, टेस्ट दे लो, रिवीजन दे लो, टेस्ट दे लो, इतना ही बचेगा। लेकिन आपने अगर 1 महीने पहले तैयारी करना ही शुरू किया तो आप तैयारी करोगे कि मॉक टेस्ट दोगे, तो वो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं। और अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो पहली गलती होती है, टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं होता है। दूसरी चीज़, आपने बहुत सुना होगा कि एग्जाम में मेरे आते हुए 2-3 प्रश्न गलत हो गए। जब आप आंसर की देखते हो तब कहते हो मेरे आते हुए बिल्कुल सिंपल प्रश्न गलत हो गया। ये क्यों गलत होते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की कमी थी। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से किए होते ना तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते। और एक चीज़ आपने मैथ में देखा होगा कि आप कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, आपको आता तो है कि हाँ मैंने पढ़ा है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं कर पाते हो। उसमें क्या कमी होती है, या तो कैलकुलेशन या तो फिर आपने उनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, तभी आपको ये दिक्कत आती है। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट दोगे, कहीं फंसोगे तो उसको जरूर सॉल्व करोगे जाके। इससे आपकी तैयारी और बेहतरीन होती है। हो सकता है कि आप जब शुरू में मॉक टेस्ट दें आपके 30 नंबर आ रहे हो, 20 नंबर आ रहे हो, आप उन नंबर पे मत जाएं। आपका जो पहला टारगेट है कि मैंने एक मॉक टेस्ट दे लिया और उसका अच्छे से एनालिसिस कर लिया कि मुझे क्या नहीं आया, बस इतना ही टारगेट है। मॉक टेस्ट के नंबर उस दिन देखना जिस दिन आप 70 क्रॉस करने लगो, 75 क्रॉस करने लगो, तब आप नंबर देखना कि हाँ यार मैं इतना पढ़ता हूँ, इतनी अच्छी तैयारी कर ली, फिर क्यों नहीं मैं अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ 85-90। क्योंकि कुछ बच्चे तो 95-95 भी कर देते हैं, तब आपको देखना। लेकिन जब 30-40 पे आ रहे हो आपको नंबर से कोई मतलब नहीं, आप प्रैक्टिस करते जाए, तैयारी करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए। जब आप 100-50 टेस्ट दे लोगे ना, फिर देखना अपनी तैयारी अपने आप आपका स्कोर 70-80 क्रॉस कर रहा होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है देना। डेली एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, लेकिन पहले आप अपना सिलेबस तो खत्म करिए। सिलेबस खत्म होगा तभी आप मॉक टेस्ट दे पाओगे। तो आप लोग डीमोटिवेट ना हुआ करें अगर आपके नंबर कम आते हैं, इसका फ़ायदा आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को ये पूरी चीज़ें बता दी हैं और मैथ रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है। और साइंस को हमें बिल्कुल पकड़ के रखना होगा। अगर साइंस को आपने पकड़ के नहीं रखा तो बस यहीं से आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा तो यार ये भी आ रहा है, मुझे ये भी आ रहा है, और करते जाओगे। लास्ट में क्या होता है, माइनस काट के नीचे आ जाते हो। तो ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने होंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक्यूरेसी का भी अंदाजा होगा, आप सिर्फ वही क्वेश्चन छोड़ोगे जो आपको 100% आता है। तो ये फ़ायदा मिलता है मॉक टेस्ट देने का, ये इसलिए मॉक टेस्ट जरूर देना। उसके बाद 80+ स्कोर करने के लिए मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है, पूरा तरीका बता दिया है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल अभी 0 लेवल पे है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, भाई उसके लिए मैं मैथ का एक सेपरेट, साइंस का सेपरेट, रीजनिंग के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तरीका बता दूंगा किस तरीके से आप नोट्स बनाएं, किस तरीके से आप तैयारी करें। और एक चीज़, रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं खुद टारगेट स्टडी करवाने वाला हूँ। जिस तरीके से मैंने टारगेट बना के कि एक दिन में मुझे ये पढ़ना है, मैं आप लोगों को टारगेट देता रहूँगा। आप बस अपना टारगेट खत्म कर लिया करना। मैथ का भी होगा, रीजनिंग का भी होगा, साइंस का भी होगा। अगर आप टारगेट स्टडी करेंगे ना तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे पढ़ना क्या है। बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी नहीं पता रहता है कि जैसे ये एनसीईआरटी की बुक है, अब एनसीईआरटी की बुक में मुझे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है।
तो वो लोग फालतू में कुछ फर्जी का पढ़ते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जीके में कुछ 10-20 जो 20 नंबर का आना है, तो करंट में क्या पढ़ना है और स्टैटिक में क्या पढ़ना है, ये सारी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, मैथ वाले जब मैथ के सवाल लगाने के लिए बैठेंगे 4 लाइन 5 लाइन इतने लाइनों वाले सवाल लगाते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं आज तक के, जो जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं, कहीं पे भी 5 लाइन 6 लाइन का सवाल नहीं मिलेगा आपको। हाँ, 25 प्रश्न होंगे, अगर 1-2 रख देता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपने देखा होगा कि ये चार्ट बनता है, मान लो तो 50% प्रीवियस होता है, 20-30% 30% आपका कंसेप्चुअल होता है, 10% आपका थोड़ा सा हार्ड रख देगा, और ये 10% थोड़ा सा बाहर से रख देगा, आपकी पहुंच के दूर से। आप क्या करते हो, इन 10% के लिए मेहनत करते रहते हो, मेहनत करते जाते हो, करते जाते हो, रगड़ते रहते हो, और इस पे मेहनत नहीं करते हो। यहाँ आप नीचे आ जाते हो, और यहाँ पे तो आप सुधार कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि उसको चाहे गलत प्रश्न रखना पड़े और चाहे कैलकुलेटिव बनाना पड़े। अगर आप इस प्रश्न को करोगे भी तो 5 मिनट में सॉल्व होगा, तो क्या मतलब रह गया कि टाइम आपका चला गया। तो इन प्रश्नों के लिए तैयारी नहीं करनी होती है, बल्कि इन प्रश्नों के लिए तैयारी करनी होती है। तो पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। अगर फिर भी आपके पास समय है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके नंबर खिंचते हैं और अच्छे नंबर लाए जाते हैं। आप अगर पहले से ही इनमें करने लगोगे ना, तो सरल सरल प्रश्न आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो मैं खुद आप लोगों को टारगेट दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में ग्रुप डी की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। जिस तरीके से मैंने निकाला है उसी तरीके से आप लोग भी निकालोगे। जल्दी हमारा वीडियो आ जाएगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि ग्रुप डी के लिए बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या है और कौन सी आप लोग रखें 1 नंबर पर। क्योंकि मैंने यही गलती कर दी थी, ट्रैकमैन रख दी थी और मुझे ट्रैकमैन ही मिल गई। तो आप लोग ये गलती ना करें, मैं पहले ही पूरी की पूरी पोस्टों की वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।